हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा परसेंटेज। आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में मैं आपसे बात करूं, ये चौथा सेशन है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चीजों को आप सीक्वेंस में देखिए। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस देखा, पूरा सेशन मैंने करवाया, तो आपको मजा आया होगा। 7 सेशंस बनाए, 5 का वादा था, 7 बनाने पड़े और 8वां बनाया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। अगर वो 8 सेशंस आप देख लेते हैं तो आपके टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। उसी तरह से यहां पर ये जो परसेंटेज है, आप इसको सीक्वेंस में देखिए। पहले 3 सेशंस देखिएगा, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया और बहुत सारी टाइप्स बताई। मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं तो आप इसे तुरंत कीजिए, क्योंकि ये आपकी सफलता में सबसे बड़ा साधक साबित होगा। चलिए हेडिंग देखिए जरा, रिमाइंडर एंड इलेक्शन। रिमाइंडर एंड इलेक्शन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आप अक्सर देखेंगे परीक्षाओं में चुनाव से संबंधित एक प्रश्न आता है, और ये जो रिमाइंडर है ये मैं आपको अब भी बताता हूं। एक बार जरा थियरी सुनिए तो। जैसे मान लीजिए एक की कुछ इनकम है, उसका 10% वो दान कर देता है, जो बचा उसका 20% किचन में चला जाता है, जो बचा उसका 10% ट्रेवलिंग पर चला जाता है, जो बचा उसका 40% बचा 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 बचा। यही रिमाइंडर थियरी है, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे रिमाइंडर हो, चाहे इलेक्शन हो, या इससे पहले मैंने कुछ भी कराया, चाहे वो बजट हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, सारे के सारे प्रश्न चंद सेकंड्स में किए जा सकते हैं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं आपको कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, ट्रिक नहीं। जीवन में शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद। जरा देखो प्रश्न क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न। अगर मैं 40 नंबर का क्या मतलब है कि 39 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जरा बोर्ड पे देखो प्रश्न क्या है। मोहन की मासिक आय 20,000 रुपए है। कितने रुपए है साहब? 20,000 रुपए। वह अपने आय का 25% भोजन पर, 25% भोजन पर शेष का, यही वो बात है जो मुझे आपको सिखानी है। कम टाइम में कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। शेष का 20% कपड़ों पर, ये प्रतिशत है कपड़ों पर, शेष का 10% मनोरंजन पर, और उसके बाद शेष धन बैंक में जमा करता है। उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक धन कितना होना चाहिए। अब जरा देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर हम इस प्रश्न को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। पहला तरीका, बोर्ड पर देखिएगा। पहला तरीका यह कि जो उसकी मासिक आय है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। किसी भी चीज को प्रतिशत मतलब, शत मतलब सैकड़े, किसी भी चीज को सैकड़े पर देखना वही प्रतिशत है। और आपने सीख लिया होगा, 3 सेशन, बड़े सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखो, मोहन की मासिक आय 20,000। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका जरा ध्यान दीजिएगा, आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। तो मैं क्या करता हूं, पहला तरीका बोर्ड पे देखो, आय इसकी कितनी है? 20,000। 20,000 इसकी आय है। पहला तरीका जो सही तरीका नहीं है, लेकिन एक बार सीखना चाहिए, एक बार सीखना चाहिए। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, लेकिन मैं आपको हमेशा ट्रिक बाद में क्यों बताता हूं? क्योंकि कॉन्सेप्ट से निकलकर ही तो आती है। एक बार देखो, 25% भोजन पर खर्च किया। मैं यहां पर बात करूंगा, सीधा 5,000 कम कर रहा हूं और 5,000 के ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि वो 5,000 क्या है? वो 5,000 है 20,000 का 25%। आपको मैंने पहले सेशन में प्रतिशत के 1/2, 1/5, 1/6, 1/9, 1/11, 1/16, इन सब की वैल्यू भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया है। आपको याद होना चाहिए। मेरे को तसल्ली तभी होगी जब मैं किसी पुरानी बात को नए सेशन में यूज करूं, और आपको पता होना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। इधर देखो, आपको पता होना चाहिए क्या कि 25% का क्या मतलब होता है साहब? 1/4। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9।
6 से 1/4% का मतलब क्या होता है 1/16, और ये सब कुछ आपको मैंने अच्छे से बारीकी से सिखाया सेशन नंबर 1 के अंदर। इधर देखो, अब 20,000 का 25% यानी सीधा 1/4 कर सकते हैं, और 20,000 का 1/4 में बाजू में लिखता हूं केवल 20,000 का 1/4 कितना होता है बताइए? 5,000। कितना? 5,000। तो 5,000 आपने किस में खर्च कर दिए बताइए? कहीं में खर्च कर दिए? भोजन पर। अब इसके बाद कितना बच रहा है आपके पास? 15,000। कितना बचा? 15,000। अब जो आगे आप कर रहे हो, शेष का 20% कपड़ों पर। ध्यान दीजिएगा, शेष का 20% मतलब शेष कितना बच रहा है? 15,000, उसका 20%। इस 15,000 का 20% अगर आप अलाउ करो तो सीधा मैं 3,000 लिख सकता हूं। 3,000 क्यों लिखूंगा? 3,000 के क्या परिभाषा है? 15,000 का 20%। अभी 20% का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? 1/5। तो सीधा 15,000 में 5 का भाग लगाइए तो 15 5 से 3 बार कटता है। तो यहां पर क्या मतलब होगा भाई? यहां पर मैं बाजू में लिखता हूं क्या? 15,000 का क्या बताइए? 20%, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई 1/5, और ये कितना बनेगा बताइए? आपका 3,000। कितना आया? 12,000। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ साहब? शेष का, यानी मेरे पास कुछ पैसे थे, उसमें से 5,000 मैंने खर्च कर दिए, बचे 15,000। और आपको पता है ना, जो भी बेस होता है वो अपने आप में कितना होता है? हमेशा 100%। अब सब 100 रुपए थे मेरे पास, 10 रुपए मैंने दान दे दिए, बचे 90 का। तो अब जो बेस है वो बेस 100 कहां रहा? अब तो बेस 90 रहा। इसीलिए तो मैंने कहा रिमाइंडर थियरी है ये, और इसका ट्रिक है ऐसा जो आपको केवल 10 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल के देगा। मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुकिए। पहले इसको हम इस तरह से सीखना चाहते हैं। 15,000 बचे साहब, इसमें से 3,000 हमने फिर खर्च कर दिए, 12,000 बचे। अभी जो शेष बचा उसका 10% हम मनोरंजन पे खर्च करते हैं। इसका 10% कितना होगा साहब? 1200। बताइए 1200 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैं फिर यहां लिखता हूं कि 12,000 का 10%, और आपको पता है 10% क्या होता है? 1/10, यानी क्या बताइए? 1200 रुपए। अब 1200 रुपए निकाल दीजिए, क्या बच रहा है आपके पास? 10,800 रुपए। तो मैं आपको कहूंगा ये तो इसकी आय हो गई और ये इसकी बचत हो गई। बताइए क्या बोलते हैं आप? ये ऊपर वाली तो आय हो गई, पहले ये खर्च किया तो ये बचा, अब इसमें से ये खर्च किया तो ये बचा, अब इसमें से ये खर्च किया तो ये बचा। तो कुल मिलाकर के इसकी जो तनख्वाह थी 20,000, उसमें से कितने बचा लिए साहब इसने? 10,800। अब बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं जरा ध्यान दीजिए। उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक धन बताइए, वार्षिक। और आप ऊपर देखो क्या लिखा है? इनकम कैसी होती है? मासिक, यानी कि मंथली इनकम है ये, तो मंथली खर्चे हैं ये, तो मंथली बचत है ये, जबकि मुझे वार्षिक चाहिए। तो एक महीने में 10,800, तो एक वर्ष में जो बचत होगी, एक वर्ष में जो बचत होगी वो कैसे आएगी? इस 10,800 को किससे गुना करना पड़ेगा? 12 से गुना करना पड़ेगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, 1,29,600 आएगा अगर आप 10,800 को 12 से गुना करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब मैंने आपको जो नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है उसमें दुनिया भर की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, और मैंने रखे उसके लिए आपके 10 सेशंस, आप शेड्यूल में देख लीजिएगा जो आपको बनाकर दिया है पहले वीडियो के अंदर। अब इधर देखो, छोटी सी बात करना मेरे को बनता है। रीजनिंग और मैथ्स में टेक्निकल डिफरेंस सुनिए मेरे से, क्योंकि 20 सालों से, बल्कि 21 साल हो गए, अगस्त 99 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं बात करूं कि रीजनिंग और मैथ्स का एक बड़ा डिफरेंस बताता हूं टेक्निकल। वो क्या? रीजनिंग में क्या होता है, हर चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में इधर उधर नहीं जाते, जबकि मैथ्स में जाते हैं। क्या कहना चाहता हूं, जैसे आपने पढ़ा क्लॉक, तो क्लॉक का मतलब है क्लॉक अब कहीं और नहीं जाएगा। आपने पढ़ा ब्लड रिलेशनशिप, तो वो कहीं और नहीं जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग वो कहीं और नहीं जाएगा। सिलोजिज्म पढ़ा तो वो अलग रहेगा, डिसीजन मेकिंग पढ़ा तो वो अलग रहेगा, इनपुट आउटपुट पढ़ा तो वो अलग रहेगा, पजल्स पढ़ी तो वो अलग रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा तो वो अलग रहेगा, नॉन वर्बल पढ़ा तो वो अलग रहेगा। यानी सब अलग अलग है, इधर उधर नहीं घूमते। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स के चैप्टर सारे बहुत घुमक्कड़ हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। परसेंटेज आपके सिंपल और कंपाउंड में घूम कर आएगा, रेशो आपके हर चैप्टर में घूम के आएगा, कैलकुलेशन के बिना कोई चैप्टर होगा ही नहीं।
तो आप समझने की कोशिश करो, मुझे भी तो हर चैप्टर में दूसरे चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। इधर देखो, 10,800 को मुझे 12 से गुना करना है। एक बार मेरे साथ चलिएगा, गणित में अगर हम बात करें 10,800 की डेफिनेशन, एक बार कोशिश तो करके देखो। 10,800 को आप जरा दो हिस्सों में बांटो, मेरे साथ चलो आराम से। 10,800 को 200 बांटो, एक तो 10,000 और एक 800। एक बार मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, 104 को मुझे 5 से गुना करना है। जरा 104 को दो भागों में बांटना, 100 और 4 बांट लो, कोई बात नहीं। 5 से गुना करना था ना, आप ऐसा करो 100 को 5 से गुना करो, कितना आएगा 500। अब 4 को 5 से गुना करो, कितना आएगा 20। अब 500 में 20 जोड़ दो, क्या होगा 520। अरे तो उत्तर आया ना। अरे गणितज्ञ बड़े बड़े एक्सपर्टीज लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो तोड़कर करते हैं, बट उनकी आदत इतनी ज्यादा होती है कि वो तोड़कर करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 10,800 को मैंने 200 में तोड़ा, 10,000 और 800, 10,000 और 800, और किससे गुना करना था 12 से। एक बार मेरे कहने से आप 800 को भूल जाओ, आप ये मानो 800 है ही नहीं, आप तो 10,000 को 12 से गुना करो। तो आप बताओ मुझे 10,000 को 12 से गुना करूं तो 1,20,000 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई। 10,000 को अगर मैं 12 से गुना करूंगा तो 12 के आगे मुझे केवल 4 जीरो तो लगाने, कितना हुआ 1,20,000। तो 10,800 में से 10,000 तो हो गया, अब बचा कितना 800। 800 को 12 से गुना करना है तो 12 8 96 होते हैं और 2 जीरो लगा दो तो 9,600 और हो गए। तो 1,20 तो हो ही गए थे, 9,600 और हो गए। 1,20 में मैं 9,600 जोड़ू तो 1,29,600, और नहीं तो आपको 12 का टेबल तो आता ही है, आप इसको कर सकते हो। लड़ाई सिर्फ इस चीज की नहीं है कि आप परीक्षा में क्वेश्चन को कर आए, लड़ाई इस चीज की भी तो है कि समय पर करके आए और सही कर आए। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आप CBT 1 की तैयारी नहीं कर रहे, केवल आप आगे तक की तैयारी कर रहे हो। और वो तब अचानक तैयारी नहीं होगी, अभी से तैयारी होनी चाहिए, हर लेवल की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं दिखेगा तब तक तैयारी अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए पॉजिटिव रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्लानिंग बना के रखिए कि भाई ये टाइम पर मुझे ये काम करना है तो करना है, तो करना ही करना है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। फिर सिलेक्शन देखो आपको कैसे नहीं मिलता। इधर देखो, यहां पर मैंने कहा ये तो मेरा पहले तरीके से आंसर आया। अब मैं दूसरे तरीके पर आता हूं। दूसरे तरीके को देखिएगा जरा ध्यान से, सभी लोग अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसने क्या कहा कि शेष राशि, आखिरी में जो शेष बचेगी वो उसने क्या की बताइए, बैंक में जमा करा दी। अब मैं आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन 1 मिनट बाद में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब 1 मिनट तो आपको सब्र रखना पड़ेगा ना। देखो, सब समझना ध्यान से, पूरा ध्यान से। ये आय है और ये शेष है, और यहां मेरा एक्सप्लेनेशन चलेगा, आपको ट्रिक सिखाने का तरीका। जरा देखिए, सबसे पहली चीज आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, 25% भोजन पर खर्च किया। 25% आपने किस पर खर्च किया बताइए, भोजन पर खर्च किया। आप मुझे बता दीजिए, और परसेंटेज के पहले सेशंस नहीं देखे, शुरू वाले 3 तो पहले वो देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। 25% आपने खर्च किया। क्या इस 25% को 1/4 बोलते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया बताओ आप लोग? मैंने ये सिखाया कि 4 जो होता है ना, ये हमारी क्या है, मूल राशि। ये क्या है, वास्तविक राशि। बताइए है कि नहीं? ये क्या है, ये है पुरानी राशि। बताइए है कि नहीं? ये क्या है, पुरानी मतलब ओल्ड। ये क्या है, ये वो है जो क्या है, बेस। ये क्या है, ये क्या है, आधार। ये वो है जिस पर हुआ, जिस में से हुआ, जिस में बढ़ा, जिस में से घटा। तो क्या हुआ, ये क्या थी, 4। ये 4 क्या थी, मूल राशि, वास्तविक राशि। यानी ये सब क्या है, यहां पर इस प्रश्न में मूल राशि क्या है बताइए, मेरी आय। मेरी आय में से क्या करता हूं मैं, मेरी आय में से मैं 4 अगर मेरी आय है तो उसमें से 1 मेरा किस पर चला जाता है बताइए, भोजन पर। बताइए जाता है कि नहीं जाता, मुझे बताइए। आप अपनी आय में से, पहला सवाल है, टाइम लगेगा समझाने में, दूसरे तीसरे चौथे में तुरंत ट्रिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बट अगर अभी कहीं कुछ कंजूसी कर दी समझाने में और आपके समझने में, तो फिर फंस जाओगे आप। तो 25% अगर आपने भोजन पर खर्च किया तो इसका मतलब कितना खर्च किया, 1/4 खर्च किया। 1/4 का मतलब क्या है,
आप पुराने सवाल याद करो, मैंने क्या कहा था कि 25% इनकम बढ़ गई, तो 25% कैसे बढ़ी? 1/4 बढ़ी। पहले 4 थी तो अब 1 बढ़ गई, तो आप क्या बोलते थे? 4 + 1 5 अब है और 4 पुराना है। पहला मेरा जो ये क्लास थी परसेंटेज की, उसमें मैंने आपको सिखाया था रेशो और जो फ्रैक्शन है, भिन्न और जो अनुपात है, उनके गजब के संबंध है कि नहीं? तो वो बहुत जरूरी है। रेशो कह लो, प्रतिशत कह लो, फ्रैक्शन कह लो, सब एक ही बात है, थोड़ा कहने का तरीका अलग अलग है, यूज करने का तरीके में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब इधर देखो, इधर आओ, ये वाला क्या है? इनकम। और आपको उसमें क्या बता रहा है? शेष का। तो अभी आपको मैं पैटर्न बताता हूं, फिर आप समझिए। आपकी इनकम कितनी थी? 4। कितनी खर्च हो गई? 1। बची कितनी? 3। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जितनी इनकम थी उसमें से 1 खर्च कर दी, बची कितनी बताइए? 3। अब जरा देखो, ये मेरा पहला सेक्शन था। दूसरा, अब क्या हुआ साहब? अब 4 इनकम थी, 1 खर्च कर दी, बची 3। अब जो बची उसमें से 20% कपड़े पर खर्च कर दी, तो 20% कपड़े पर खर्च कर दी, तो 20% का मतलब 1/5। अब ये पूरा दोबारा थोड़ी लिखेंगे अपन, समझ रहे हो ना? इसको छोड़ दो। अब जो भी बची वो ये रही, और उसमें से कितनी खर्च कर दी? 1। बताओ है कि नहीं? तो अब पहले तो इनकम 4 थी, उसमें से 1 खर्च कर दी तो बची 3। अब इनकम वो तो छोड़ो, अब क्या बच रहा है? जो बच रहा है वो उसमें से 1/5। तो जो बच रहा है वो अपने आप में फिर से 100% हो गया। बचा ना? मान लो मैंने अपनी इनकम में से आधा किसी को दे दिया, अब मैं कहूं जो बची उसका 10%। अरे तो जो बची, मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, उसमें से 50,000 मैंने किसी को दे दिए, अब जो बची 50,000 उसका 10%, उसका 20%, तो मैं 1 लाख थोड़ी याद रखूंगा। मेरे पास तो 50,000 है, उसकी बात करूंगा मैं, तो वही मेरे लिए अपने आप में 100% है। तो 1/5 क्या हुआ? 1/5 आपने खर्च कर दिया, यानी 5 में से 5 बच रहा था, आपने 1 खर्च कर दिया। जिस पर भी खर्च कर दिया, तो मुझे बताओ आपके पास कितना बचा? आपके पास 5 बचा हुआ था, 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 4। और एक आखिरी चीज, उसमें क्या हुआ? अब जो बचा और उसका 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, तो अपन इधर लिखते हैं तीसरा सेक्शन। अब जो बचा उसका भी 10% मनोरंजन, यानी 1/10। तो अब कितना बच रहा है साहब? 10। उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया? 1। तो बच कितना रहा है? 9। तो आपके पास 10 बच रहा था, उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो आपके पास क्या बचा बताइए? 9। अब मुझे क्या करना है? ध्यान से सीखिएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई। ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, आपको ध्यान है? पिछले ही सेशन में मैंने कहा था, आपको सवाल याद दिलाता हूं। मैंने कहा किसी सिनेमा घर में टिकट की रेट बढ़ जाए, दर्शक कम हो जाए, तो रेवेन्यू पे फर्क बताओ। किसी संस्थान में कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाए और किसी की तनख्वाह कम ज्यादा हो जाए, तो फर्क बताओ। आयत की लंबाई चौड़ाई में फर्क हो तो बताओ। वर्ग की भुजा में फर्क हो तो बताओ। किसी व्रत की त्रिज्या में फर्क हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन किए कि नहीं किए हम लोगों ने पिछली बार? ऐसे ही तो कर रहे थे हम, लेकिन थोड़ा सा बस ये क्या है, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, वहां पर थोड़ा सा फर्क है, बट मेन ट्रेंड तो सेम है। इधर देखो, अब क्या हुआ? क्या करते थे हम उसके बाद? मुझे इस पार्ट का अनुपात चाहिए और इस पार्ट का अनुपात चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप चाहो तो यहां 4 को 4 से काट भी सकते हो, क्योंकि अनुपात ही तो चाहिए। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, 4 × 5 × 10, इसका मुझे इससे अनुपात चाहिए 3 × 4 × 9। जब अनुपात चाहिए तो बड़ा बड़ा क्यों बनाएंगे? आपस में काटेंगे, तो 4 से 4 काट दिया साहब। इस 3 और 9 और 5 और 10 यहां पर आके कटता नहीं है मेरे से, तो ये क्या था? 50। और ये क्या बताइए? 27। ये 50 अनुपात 27 किसका आया? एक बार देखो, 50 किसके नीचे लिखा हुआ है? जल्दी देखो, इनकम के नीचे। ये 27 किसके नीचे लिखा हुआ है? शेष के नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि आय और शेष राशि में 50 अनुपात 27 का संबंध है। और आपको रेशो में मैंने थोड़ा सा बताया, रेशो चैप्टर तो नहीं पढ़ाया, बट इस कॉन्सेप्ट को सिखाया कि इस 50 का अर्थ यहां पर क्या दिया हुआ है? इस 50 का अर्थ दिया हुआ है 20,000। तो इस 27 का अर्थ हम सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो, 50 रेशो में अर्थ है 20,000, तो अगर आप 1 निकालना चाहते हो तो सीधा इससे डिवाइड करो। 20,000 में 50 से तो 400 आएगा। और आपको ये कितना निकालना है? 27। तो 27 निकालने के लिए 400 को किससे मल्टीप्लाई करें बताइए? 27 से। तो 27 4 108 होता है, और 2 जीरो लगा दो, ये मेरी बचत आ गई।
अब ये जो रेशो आए तो मासिक थे, कैसे थे? मासिक। तो ये बचत है, बचत, शेष राशि ही तो बची थी। अरे हमने जो जो पैसा खर्च करते गए हम, उसमें से शेष बचा वो ये है। तो मैं बात करूं यहां पर कि वार्षिक बचत कितनी होगी, तो वार्षिक बचत के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस 10,800 को 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 1,29,600 आपको उत्तर नजर आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, वैसे ये बेस्ट तरीका है, आप बेस को मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए 100, कि आपका जो भी थी इनकम वो 100% थी। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले 25% खर्च कर दिया। तो आप 25% खर्च कर दिया, तो इसमें से 25 घटा दीजिए, कितना बचा बताइए, 75। अब आपने शेष का क्या किया, शेष में से फिर 20% घटा दिया। इस 75 का 10% मैंने कल भी कहा था पिछले सेशन में, मतलब कि किसी भी चीज का 10% और 1% बहुत कीमती है। इसका 10% 7.5, 20% मतलब और 7.5। और वैसे आपको याद है ना, 20% का मतलब 1/5 भी होता है। तो 75 में 5 का भाग लगाइए, क्या आएगा, 15। तो आप 15 घटा दीजिए, कितना बचा, 60। अब इसका भी क्या करूं, इसका भी 10% खर्च हुआ, तो कितना हुआ, 6, कितना बचा, 54। तो मैं कहूंगा कि अब आपके पास जो बच रहा है वो आपकी इनकम अगर 100 थी, इनकम अगर 100 थी, तो आपके पास बचत कितनी हो पा रही है बताइए, 54% बचत हो पा रही है। इनकम आपके पास पता है ही, 20,000 आपकी इनकम है, तो 20,000 का क्या निकालेंगे आप, 54%। तो 54 दूनी कितना होता है, 108। ये 10,000 क्या आएगा बताइए, 800 रुपए। और जब मासिक पता है तो वार्षिक निकल कर आ जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, अगर वो शेष राशि ना पूछकर केवल खर्चा पूछता, देखो यहां तो इनकम ही रहने वाली है, शेष पूछेगा तो मैं शेष निकालता हुआ जाऊंगा। यहां खर्चा पूछता तो मैं क्या बोलता, 4 में से 1 खर्च कर दिया, 5 में से 1 खर्च कर दिया, 10 में से 1 खर्च कर दिया, तो खर्चा आ जाता। बट अभी इसमें मेरे से शेष पूछा, 25% खर्च हो गया साहब, तो 1/4 खर्च हो गया, 4 में से 1 खर्च हो गया, बचा 3। फिर 20% खर्च हो गया, 5 में से 1 खर्च हो गया, बचा 4। अब 10% खर्च हो गया, 1/10, 10 में से 1 खर्च हो गया, बचा 9। और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और आपको ये रेशो निकल कर आता सीधा आय और शेष के अंदर। जरा प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, बढ़िया बात है, 40% को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 24 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। आखिरी में क्या मिल रहा है आपको, शेष। तो आप जरा इधर देखिए बोर्ड पर मेरे साथ साथ, ये क्या थे, ये थे हमारे पास पुराना, ओल्ड, वास्तविक, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो थे, और इनमें से कुछ देने के बाद जो बचे वो ये रहे, शेष। बताइए है कि नहीं, जो बचे वो क्या है बताइए, शेष। अब यहां देखिए, अगर मैं यहां लिखना चाहूं आपको समझाने के लिए, तो सबसे पहले आपने ग्रुप ए किनको दिया, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया। ग्रुप क्या दिया, ए। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, यहां पर ए लिखा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 40%, इस 40% को क्या बोलते हैं भाई, 40% को क्या बोलते हैं, आपको मैंने क्या सिखाया कि प्रतिशत हटाने के बाद, अगर प्रतिशत हटाना चाहते हो तो 100 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, और 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40/100, आप 0 काट दीजिए, क्या होगा, 2/5। तो आपने 40% को ग्रुप ए दिया, तो अगर कुल लोग जो रेशो में 5 थे, तो आपने जो ग्रुप ए है वो कितनों को दिया, 2 को दिया, तो बचे कितने, 3 बचे। बताओ बचे कि नहीं बचे, 5 में से 2 को आपने ग्रुप ए दे दिया, तो बचे कितने, 3। तो 5 थे, 2 को आपने दे दिया, कितने बचे, 3। अब क्या हुआ साहब, ये तो आपने ग्रुप ए दे दिया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया। तो अब मैं बात करूं 75%, तो 75% का मतलब क्या है, 75/100, यानी कि 3/4। तो अब जो बच रहे थे शेष, जो भी बच रहे थे, उनमें से आपने 4 में से 3 को क्या दिया, आपने ग्रुप बी दे दिया। तो बचे कितने, 1। तो 4 में से 3 आपने दे दिया, बचा कितना, 1। मैं बचा क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मुझे बचा ही बताया जा रहा है। अब शेष जो बचे वो 24 छात्रों को ग्रुप सी दिया। तो आप जरा देखो ध्यान से, ये मेरे पास लोग थे, 5 में से 2 को मैंने दे दिया, बचे 3। फिर 4 में से मैंने कितना, 4 में से 3 को दे दिया, 75%, बचा 1। तो मेरे पास क्या था, 5 × 4 यानी कि 20, बचा क्या, 3 × 1 बराबर यानी कि बताओ 3। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो लोग थे और जो बच गए, उनका अनुपात है 20:3,
और जो बच गए वो कितने बता रखे उसने 24। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि यहां पर जो 3 है उसका मतलब कितना बताइए 24 छात्र। 3 का अर्थ कितना बताइए 24 छात्र। अगर 3 का अर्थ 24 छात्र मैं इधर लिख देता हूं साइड के अंदर, रेशो यानी कि अनुपात, अनुपात में 3 का अर्थ कितना बताइए 24 छात्र। तो 1 का अर्थ कितना हुआ 8 छात्र, क्योंकि 3 का मतलब 24 तो 1 का मतलब 8, तो मुझे 20 चाहिएंगे। तो 20 को 8 से गुना करो, 8 को 2 से करोगे 16, यानी 120 160 छात्र। तो आपसे पूछा गया कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी बताइए 160 छात्र। ये मैंने बाजू में लिख दिया। कैसे कैसे आया, तो ये रिमाइंडर थियरी है। आप कैसे चलेंगे जैसे जैसे बोलता है। अच्छा ये बोलता ना कि कितने लोगों को हमने ग्रुप दे दिया, तो फिर मैं रिमेनिंग नहीं लिखता, लेकिन क्या हुआ इसने जो आखिरी में लिखा वो लिखा शेष इतने बच गए। तो आखिरी में शेष बचाएं तो हम भी खर्च करते करते देख लेंगे आखिरी में क्या बचा। तो 5 में से 2 को दे दिया, बचे 3। अब जो बचे फिर 5 में से 4 में से 3 को दे दिया, बचा 1। तो ये थे मेरे पास, ये बच गए मेरे पास। तो 5 × 4 20, 3 × 1 3, और 20 मेरे पास था तो 3 बच गया। और 3 जो बच गया ये तो अनुपात है। इस 3 की वैल्यू कितनी है 24 छात्र। 3 का अर्थ अगर 24 छात्र है तो 1 का अर्थ कितना होगा 8 छात्र, और 1 का अर्थ अगर 8 छात्र है तो 20 का अर्थ कितना होगा 160 छात्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा यहां और क्या कर सकते हो उसके अलावा, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि किसी भी चीज को 100 मान लो। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कुल मिलाकर लोग कितने थे 100। शुरू में आपने ग्रुप ए कितने लोगों को दिया 40%, तो कितना बचे 60। अब 60 में से ग्रुप बी कितने को दिया, आप देखो स्पष्ट ग्रुप बी दिया आपने शेष के 75% को। शेष के 75% मतलब 45। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि शेष कितने बचे 60, 60 का 75%, और 60 का 75% कितना होगा 60 × 75/100 यानी कि 3/4, 4 से काटोगे 15 और ये 45, कितना बचा 15। यानी कि अब आपके पास जो 100% लोग हुआ करते थे उनमें से पहले 40% तो चले गए ग्रुप ए में, अब बचे इन बच्चों का 75% चले गए ग्रुप बी में। ग्रुप क्या बताइए बी में। अब ये बचे तो क्या बचे आपके पास, जो बचे वो बचे कितने बताइए 15%। 15% किसका, कुल का 15%। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% जो बचे वो कितने बताइए 24। तो आपको कितना चाहिए बताइए 100%। तो आप कैसे निकालेंगे, ये 24 15% है तो 15 से भाग लगाओ तो 1% आएगा, और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप किससे काट सकते हो 5 से काट सकते हो। 5 से ये 20 बार करता है और 5 से 3 बार करता है। 5 से 3 बार काटोगे ना, और 3 से कितनी बार काट सकते हो 8 बार, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 160। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आसान आंकड़े हो तब तो ऐसे करने में कोई ऐतराज नहीं है। बट यही शेष अगर यहां ऐसा होता 16 से 2/3, 6 से 1/4, 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 में आपको तकलीफ शेष वाले उस मेथड से नहीं आती। क्यों, 11 से 1/9 मतलब क्या 1/9, तो 9 में से 1 को दिया 8 बच गए। 6.25% होता 1/16, 16 में से 1 को दिया 15 बच गए। और ये सारा मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आपको ये जरूरी होगा पहले आप पुराने 3 सेशन जरूर देखिए। इस चीज को प्लीज या तो कीजिए या मत कीजिए, अधूरा काम मत कीजिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको फिर सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना, हर चैप्टर के आखिरी में हमेशा प्रीवियस ईयर्स के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल है 40 50 60 जितने मिलेंगे वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आपको आपके पास भी पुराने सालों की किताब होनी चाहिए ताकि आप खुद भी देख सके कि चैप्टर पूरा होने के बाद आपसे कितना हो पा रहा है। और मुझे पता है अगर आपने सीरियसली किया तो आपसे सारे प्रश्न होंगे। अगले प्रश्न पर आइएगा 42। गोविंद एक निश्चित राशि का 1/4 अपने मित्र हरि को देता है। शेष का मैंने तो हेडिंग डाल रखा है साहब रिमाइंडर थियरी, तो सारा काम शेष पे करवा रहा हूं। शेष का 1/5 रवि को देता है, और अब शेष का 1/3 अशोक को देता है। अब उसके पास 45,000 रुपए बचते हैं, तो गोविंद के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। अब आप सोचो, अगर मेरी ये रिमाइंडर थ्योरी आप लगाओगे तो अगर मैं आपको बात करूं यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा क्या, चलो नाम चेंज कर करके आपको सिखाता हूं, प्रारंभिक राशि, या मैं क्या कह सकता हूं पुरानी राशि। पुरानी में कह सकता हूं, ओल्ड कह सकता हूं, वास्तविक कह सकता हूं। बताइए कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वो है, और ये क्या है शेष।
अब आप मेरा सपोर्ट करोगे और मुझसे उम्मीद नहीं करोगे कि अब मैं सारी चीज लिखूंगा। अब 2 क्वेश्चन में लिख लिया ना, उनको देखो और मेरे साथ करो। वीडियो को मैं तो पॉज नहीं कर रहा, आप करो पॉज, पहले इसको सॉल्व करो, फिर वापस रिज्यूम करो और चेक करो आपने क्या किया। एक बार देखो, 1/4 अपने मित्र हरि को देता है, शेष का, अरे ये शेष तो है, यानी मेरे दिमाग में क्या चलेगा, शेष चाहिए मेरे को, और अगर शेष नहीं खर्चा बोलता तो मुझे खर्चा चाहिए था। अब देखो 1/4 मित्र हरि को दे दिया, 1/4 दे दिया, ज्यादा नहीं लिखूंगा बस इतना ही, तो 4 में से 1 दे दिया, तो बचा कितना, 3, तो 4 था और 3 रह गया, बोलो है कि नहीं, क्योंकि शेष चाहिए मेरे को। तो अब जो बचा उसमें से 1/5 रवि को दे दिया, तो अब जो बचा, अब इसको भूल जाओ, 5 बचा, तो उसमें से 1 दे दिया, तो बचा कितना, 4, तो 5 में से क्या बचा बताइए, 4। और अब जो बचा उसमें से 1/3 अशोक को दे दिया, अब जो बचा उसमें से 3 में से 1 अशोक को दे दिया, बचा कितना, 2, तो 3 में से कितना बचा बताइए, 2। और अब उसके पास 45,000 बचे, ये बचे और ये 45,000 है। अब इधर मैं बात करूं आपसे, तो जरा देखिए, आप अगर यहां मेरे साथ चले तो 4 × 5 × 3 इधर आएगा, 3 × 4 × 2 उधर आएगा, फिर इनको काट पीट कर रेशो निकालेंगे। क्या आपको 4 से 4 कटता नजर आ रहा है, बताइए हां कि ना। क्या आपको 3 से 3 कटता नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो मेरे को क्या दिख रहा है बताइए, 5:2। ये 5 किसका अनुपात है, आपकी इनकम का, प्रारंभिक राशि का, ओरिजिनल का, और 2 किसका अनुपात है, शेष का। तो मैं आगे लिख देता हूं आगे कि जो इसकी प्रारंभिक राशि थी, आय थी, पुरानी चीज थी, और जो शेष है उनके बीच में क्या अनुपात निकल कर आया, 5:2, और 2 की वैल्यू उसने कितनी बता रखी है बताइए, 45,000 रुपए। ये क्या निकल कर आए, अनुपात। तो मैं यहां कह सकता हूं कि 2 का मतलब कितना है, रेशो में 45,000 रुपया, तो 1 का मतलब कितना होगा, 45,000 में 2 का भाग लगाइए, तो 22,500 रुपए। और आपसे पूछा क्या है, गोविंद के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी बताइए, वो होगी कितनी, 5, क्योंकि यही तो थी प्रारंभिक राशि 5। तो 1 का मतलब ये है, तो 5 का मतलब इसको 5 से गुना करें, तो 22,500 को किससे गुना करें बताइए, 5 से। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ चलिएगा। अगर मैं ये 22,500 को तोड़ दूं, 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं, 22,000 अलग कर दो और 500 अलग कर दो, एक बार 22,000 अलग कर दो, 500 अलग कर दो, क्योंकि हजार और सैकड़ा अलग अलग ही देखना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर 500 अलग कर दो, भूल जाओ 500 को, भूल जाओ, आपने मेरे को दे दिए 500 रुपए, लूंगा नहीं, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूं, टेंशन मत आओ। 22,000 को 5 से गुना करो, 22 पंजे 110, 22,000 को 5 से गुना करो, कितना हुआ, 22 पंजे 110, 1,10,000। अब जो 500 आपने मुझे दिए थे वापस ले लो, कितने थे, 500, 500 को 5 से फिर गुना करो, कितना हुआ, 2,500। तो फिर क्या हुआ, 1,10,000 में 2,500 जोड़ दो, तो 1,12,500। क्या मेरी बात समझ पा रहे, तो 22,500 को 5 से गुना करें तो 1,12,500। इनमें कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसने पहले 1/4 दे दिया, तो 4 में से 3 बचा, क्योंकि 1 तो दे दिया। फिर इसने 1/5 दिया, तो 5 में से 1 तो दे दिया, 4 बचा। फिर एक ने 1/3 दे दिया, 3 में से 1 तो दे दिया, बचा 2। ये था, ये बचा, अनुपात आया 5 और 2। 2 की वैल्यू 45,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 22,500, तो ये अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या का 40% का 70% 336 है, तो संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पर मैं रिमाइंडर थ्योरी भी लगा सकता हूं, बट उससे बेटर तरीका बताता हूं अभी आपको, क्योंकि आपको उससे मतलब है, आपको गणितज्ञ नहीं बनना, क्वेश्चन एग्जाम में तो तुरंत होना चाहिए। देखो ध्यान से, इसके 2 तरीके बताता हूं, सिर्फ 2। पहला गंदा तरीका, फिर उससे अच्छा तरीका, उसी से निकालकर देखो। किसी संख्या का, देखो माना वो जो संख्या है वो है x, मान ली साहब, तो इस संख्या रही है, संख्या का 40% का 70%, मैं रिमाइंडर थ्योरी लगाऊंगा अगर, तो हालांकि वो नहीं बता रहा, तो संख्या का 40% ही है, यानी 5 था तो 2 ही है। अब फिर आगे चलो एक बार करते हैं ऐसे, फिर मैं अभी बताता हूं अगर समय रहता है तो। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। आपको हर क्वेश्चन वैसे सीखना है जो प्रैक्टिकल भी हो। का 40%,
तो इस संख्या का 40% ये रहा, ये लो। आप मुझे एक बात बताओ, 40% का मतलब 40/100 में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, बस सिर्फ ये है कि कब कौन सी चीज ज्यादा उपयोगी है उसको पहले लेना है, करना हमारे को सारा काम है, हर कीमत पर कुछ नहीं छूटेगा। अब एक बात बताओ, 40% को मैंने 40/100 लिखा जानबूझकर, क्या आप इसको सीधा 2/5 नहीं लिख सकते? जब 40/100 है तो 40 और 100 को 20 से काट के पहले लिख दो, 2/5 लिख सकते हो। इतना हो गया का, और का मतलब फिर मल्टीप्लाई करना होता है। का 70%, 70% मतलब 70/100, क्या आप इसको 7/10 लिख सकते हैं? किसी संख्या का 40% का 70% कितना है? 336 है। तो वो संख्या का 1/3वां भाग बताओ। तो आप मेरे को बताओ, ये संख्या तो निकाल लेंगे हम, ये संख्या निकाल लेंगे, और ये संख्या जो आएगी, अब ये संख्या कैसे आएगी? x मेरी संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, x मेरी संख्या है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि x तो मेरा इधर ही रहेगा, लेकिन x के साथ जो भी चीजें हैं ये जब उधर चली जाती हैं, जब उस बाजू में चली जाती हैं तो उल्टी हो जाती हैं। यानी 40/100 नहीं 100/40, 70/100 नहीं 100/70। और आप देखो, आप यहीं पर क्या कर सकते हो, इसको काट के 2 बटा क्या लिख सकते हो? 5। ये सही तरीका नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बट एक बार अब भी रुको, 1 मिनट में आपको सही तरीका बताता हूं। x को निकालूं तो 336 तो वहीं रहने दो। नियम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स हमेशा एक तरफ रहेंगे और संख्याएं हमेशा दूसरी तरफ रहेंगी, दोनों को अलग अलग रखना है। समीकरण में कोई भी लेफ्ट या राइट जाएगा या राइट लेफ्ट जाएगा, तो अगर भिन्न है तो क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर की चीज नीचे चली जाएगी, नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी, ऐसे ही होता है। 5x = 15, x कैसे निकालते हो साहब? 15/5। तो ये 5 तो ऊपर था ना, नीचे चला गया। रूट से बता रहा हूं, जड़ से छोटी छोटी बातें इधर देखिए, ताकि कोई कमी ना रहे। मल्टीप्लाई, अब ये 2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा? 5/2 होगा कि नहीं होगा बताइए? ये जो 7/10 से उधर जाके क्या होगा बताओ? 10/7 होगा कि नहीं होगा? और ऐसा करने से क्या आएगा? मेरे पास संख्या चली आएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये 2/5 का कहने हैं 5/2, 7/10 का 10/7। अब सुनो सुनो सुनो, ये जो संख्या आएगी, क्या मुझे यही चाहिए आंसर में? ये जो संख्या आएगी क्या मुझे यही चाहिए आंसर में? नहीं तो मुझे ये जो आएगी वो नहीं चाहिए, उसका 1/3 चाहिए। तो पहले मैं संख्या निकालूं, फिर उसका 1/3 करूं, क्यों ना मैं यहीं और कर दूं 1/3, तो कटपिट कर अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं काटता हूं तो 3 से सबसे पहले मुझे कटता नजर आता है, 3 से 1 और 2 बार, बताइए आता है कि नहीं आता? उसके बाद मैं बात करूं तो मैं 7 से काट सकता हूं। 7 से कैसे काटूं? देखो 7 से एक बार तो 7 चला गया, बचा 4, तो 7 6 42, बताइए है कि नहीं? अब इस 2 से मैं काट सकता हूं किसको बताओ? 10 को कितनी बार? 5 बार। तो ये देखो, अगर मैं बात करूं तो 5 5 क्या होगा बताइए? 25। नीचे सब कट चुका है, 5 5 25 और 25 मल्टीप्लाई क्या बताइए? 16। अगर मैं बात करूं 25 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 400 नजर आता है। क्या नजर आता है बताइए? 400। और ऑप्शन कहीं है क्या 400? यहां बात करें 400 नहीं है, आप ऑप्शन नंबर कोई चेंज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 को 400 बना दीजिएगा, प्रिंटिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छे से क्लियर कट। अब इसका जो मैं आपको कह रहा था तरीका दूसरा अच्छा वाला, वो क्या है वो सुनो, अटेंशन देना सारे के सारे बच्चे। यहां पर देखो, इसी स्पेस में करेंगे हम। एक बात बताओ, हम यहां पर ऐसा करके कैसी बेवकूफी कर रहे? आपको सिखाने के लिए करवाया मैंने तो ये। आप सोचो क्या कर रहे हो, किसी संख्या का 40% का 70% 336 है, तो ये सब लिख दी कहानी, फिर उसका 1/3 निकालना है। तो मेरे को पहले से पता है, ध्यान से सुनना, मुझे पहले से पता है कि साहब ये होगा किसी संख्या का इतना है, और बाद में मेरे को पता है, आपको प्रैक्टिस करते करते ये सीखने आ जाएगा कि मुझे जब ये संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको उधर ले जाकर उल्टा करूंगा। तो जब मैंने प्रश्न को पढ़ा और मुझे इसका फॉर्मेट पता है, तो क्यों ना मैं पढ़ते वक्त ही उल्टा करके पढ़ लूं उसको। कैसे जरा देखना मेरे साथ। मेरे को पता है किसी संख्या का इतना इतना 336 है, तो मैं शुरुआत ही कैसे करूंगा बताइए? 336 से। ध्यान से देखिए मेरे साथ, 336 से शुरुआत करूंगा। किसी संख्या का 40%, 40% मतलब 40/100, 40/100। अभी मैं इतना ही रख लेता हूं, तो अब 40/100 नहीं, पहले ही क्या लिखिए? 100/40, बताइए है कि नहीं? का 70%, 70% मतलब क्या? 70/100, तो आप पहले ही क्या लिखिए बताइए? 100/70।
ये 336 है, तो ये 336 है, ये संख्या आ जाएगी। और ये जो आएगी उसका भी क्या होगा बताइए, 1/3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए आंसर। तो उसने कहा किसी संख्या का 20% का, 30% का, 50% का, 60% इतना है। तो मैं इतना लिखकर ये फिर मैं लिखूं, बजाय मैं आखिरी की चीज उठाता हूं और ये जो बोल रहा है इसको सीधा नहीं उल्टा लिखता चला जाता हूं, तो अपने आप ही हो जाएगा। और 20% को मैं क्या लिखूं, 1/5। अगर 40% तो क्या लिखूं, 2/5, ताकि मैं पहले ही कम लिखूंगा तो बाद में काटना पिटना नहीं पड़ेगा। अब ये तो सेम वही लिखा हुआ है जो ऊपर है, देखो आप, ये तो सेम के सेम है, सेम के सेम है। तो इसको तो सॉल्व करने पर आंसर आ ही रहा था हमारे पास, कितना आ रहा था, 400। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या बनेगा, 400। अगले प्रश्न पर चलते हैं। x का 40% का, 25% का, 20% 500 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, मैं क्या करूं, देखो इस बार सीधा चलते हैं। कहां से शुरू करें, 500 से उल्टा कर लीजिएगा। x का 40%, 40% क्या होता है, 40% क्या होता है, 40/100। तो मैं क्या लिख दूं, 100/40। और अगर आप मेरे को परमिट करो तो मैं सीधा 5/2 भी लिख सकता था, लेकिन अभी चलो एक बार चलते हैं। 40% का 25%, 25% क्या होता है, जल्दी बोलो, 1/4। तो मैं क्या लिखूं, 4/1। अब 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। का 20%, 20% क्या होता है, 1/5। तो क्या लिखूं, 5/1। बात खत्म। ये जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। कटपिट कर जरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। अगर मैं यहां देखूं तो देखो ये तो 5 है, 20 से काटूं, और ये क्या है बताइए, 2 है। 2 से मैं 2 काट सकता हूं नहीं काट सकता हूं बताइए। अगर मैं यहां बात करूं, देखिए ये 25 है, ये 50 बन गया, 5 5 25, और 25 का दुगना कितना, 50। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए, 50 से। तो ये भी 5 5 25 ही है, और आगे 3 जीरो लग रहे हैं। तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आता है, 25,000, ऑप्शन नंबर 1। वरना हम क्या करते, वो संख्या साहब x है, x का 40% का 25% का 20% कितना है साहब, 500 है। अब सॉल्व करो इसको, तो करोगे तो वही ना, इस x को निकालने के लिए 500 को उधर लेके फिर क्या करोगे, इन सबको उधर जाके उल्टा कर दोगे। मैंने पहले ही उल्टा करके लिखा है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। और अगर आसान आंकड़े हों तो इसमें भी कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे तो आपके सिलेक्शन से मतलब है, जिद नहीं है। आपको क्या होता है, आपको किसी जगह पर जाने के 4 रास्ते पता है, तो आप देखते हो कि कब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो रास्ता मैं अलग चुनता हूं, जब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता तो रास्ता मैं अलग चुनता हूं। किसी प्रश्न को करने के तरीके कई होने चाहिए। जब डेटा बहुत टफ आए तो रास्ता अलग चुन लीजिए, जब डेटा बहुत आसान हो तो रास्ता अलग चुन लीजिए। रास्ते सारे पते होते हैं जो रीजनेबल हैं, वही स्टूडेंट पक्का कामयाब होता है। देखो अगर मैं ये मान लेता हूं ये 100 था कोई चीज, तो 100 का 40% का 25%। अब 100 का 40% कितना होता है, वर्बली कर लो, 100 का 40% कितना होता है, 40। उसका भी 25%, यानी 40 का 1/4। 40 का 1/4 कितना होगा, 40 में 4 का भाग लगाओ 10। 10 का भी 20%, 10 का 20% कितना होगा, 2%। और 2% कितना है, 500। और 2% 500 तो 1% 250, और 1% 250, तो 100% निकालने के लिए 2 जीरो ही तो लगाने। तो 250 में 2 जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा, 25,000। प्रश्न संख्या 45 पाइएगा। 10,000 रुपए का ये लिखा हुआ है, लिखा है तो आप ऐसे कैसे कर दो। 10,000, आप मुझसे मत पूछना, अब ये मैंने पहले सेशन में सिखाया आपको। 33 1/3% को क्या बोलते हैं, 1/3 का दशमलव। ये देखो, ये दशमलव 15% लिखा हुआ है। पहली बात, मैं दशमलव उड़ाऊंगा तो मुझे 2 जीरो नीचे लगाने चाहिए, और आपको पता है ना अगर मैं प्रतिशत उड़ाऊंगा तो 2 जीरो और लगाने चाहिए। तो मैं सीधा 15 लिखता हूं, तो 2 जीरो तो 1 का मतलब तो लगाना पड़ेगा ना, मतलब जीरो का सेंस क्या है, 2 जीरो का मतलब 100 ही तो होता है। तो बात करूं कि दशमलव के आगे 2 जीरो हैं, 2 डिजिट है, तो दशमलव उड़ाऊंगा तो 2 जीरो लगाऊंगा। अब प्रतिशत उड़ाऊंगा तो 2 जीरो और लगाऊंगा। और आप देखिए इस 10,000 से पूरा 10,000 कट गया, ये 3 से 15 5 बार कट गया, और 5 मेरा ऑप्शन नंबर क्या बनता है, ये पहला बनता है। सेशन लंबा जा रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। आपका एग्जाम कितना पास में है, कितना दूर है, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 सेशन आपको बोले थे, उसके बाद में भी पुराने सालों के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। छोटे बच्चों की जिद मत कीजिए उस तरह से। इस सेशन अभी 10 से 15 मिनट और चलेगा, और अगर आपको अटेंड करना है तो आपका 1 नंबर भी इससे आने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले चुनाव के सवाल। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इलेक्शन के सवालों का, जिससे आपका सवाल अगर चुनाव का आया तो पक्का सही होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे वीडियोस की संख्या नहीं बढ़ानी,
कि दुनिया भर के वीडियोस बना दिए, इतना समय नहीं ना मेरे पास में। समय मतलब सेक्शंस छोटे छोटे नहीं बना सकते, घंटे घंटे भर की क्लास लेनी पड़ेगी तब जाकर काम हो पाएगा अच्छे से। इधर देखो, चुनाव। अब चुनाव के बारे में मेरे को पहले आपसे 2 मिनट तो बात करनी पड़ेगी, उसके बिना तो कैसे बात होगी। एक बात बताइए, चुनाव सबसे पहली चीज वोटर लिस्ट। क्या चीज? वोटर लिस्ट, कि कितने वोटर हैं साहब, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये मतदाता संख्या है। कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में कितनी होती है? हमेशा 100%। अच्छा चलो, अब जो चुनाव की वोटर लिस्ट है यानी कि वोटर, उनको मैं 2 भागों में बांटूंगा। एक में बांटूंगा, क्या बताइए, जो लोग वोट डालने आए, वोट डालने आए यानी कि क्या बताओ, वोट्स कास्टेड। वोट डालने को क्या बोलते हैं? कास्टेड। और एक वो लोग जो वोट डालने नहीं आए, अपने घर पर बने रहे, है कि नहीं, यानी कि नॉट कास्टेड, वोट्स नॉट कास्टेड, ये लोग आए ही नहीं। अब मुझे बताओ, 100 लोग थे वोटर लिस्ट में, 20 तो घर पे ही थे, 80 आए, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि जीत और हार का फैसला उसमें उन 20 लोगों का कोई रोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज समझ जाओगे ना तो आधा काम तो मेरा यहीं पर हो जाएगा, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर हम फंसते रहेंगे, अटकते रहेंगे। इधर देखो, तो मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो वोट डालने नहीं आए, ये हमारे इस कैलकुलेशन से बाहर। अब हम उन पर फोकस करने वाले हैं जो वोट डालने आए। ये जो वोट डालने आए, इनमें से फिर से 2 हिस्से होने वाले। कैसे होने वाले? वैध मत और अवैध मत। ये क्या भला हुई? वैध का मतलब है वैलिड, वैध का मतलब क्या है? वैलिड। और अवैध का मतलब क्या है? इनवैलिड। बिल्कुल। अब जो लोग वोट डालने आए, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, पहले बैलेट पेपर हुआ करते थे, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसमें चांसेस कम होते हैं। तो क्या हुआ कि साहब बैलेट पेपर में 3 नंबर वाले को वोट दे दिया, ये ले, और वोट दिया ही था, नजर एकदम से नीचे पड़ गई 8 नंबर पे, और यार ये तो मेरे मिलने वाला है, ये मैंने इससे क्या हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूं, 8 नंबर वाला तू इसके आगे भी टिक लगा दिया। अब 2-2 टिक लगा दिए तो वोट कैसा माना जाएगा? अवैध मत। और आजकल नोटा का तो ऑप्शन है ना, तो नोटा का मतलब क्या है? ना वो जीतने वाले को देता, ना वो हारने वाले को देता, तो किसी को देता ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं होता। अब मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, क्या ये लोग जो वोट डालने नहीं आए, घर पे बने रहे, इनका वैध और अवैध मत से कोई लेना देना? ना, वैध और अवैध तो उनमें से होता है। अरे जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो सही और गलत कैसे होगा? सही और गलत तो उनमें से होगा ना जो प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए। जो नहीं किया उनको तो छोड़ दो, है या नहीं? जो बच्चे परीक्षा देने आए ही नहीं, अरे उनमें से अपन पास और फेल कैसे बात करेंगे? पास और फेल उनमें से करेंगे जो बच्चे परीक्षा देने आए हैं। तो अब एक आखिरी कड़ी और, जो लोग वोट डालने आए, उन्होंने जो वोट डाले, उनमें से कुछ वैध मत थे और बाकी अवैध मत थे। इन अवैध मतों का जीत और हार में कोई रोल नहीं है, कतई नहीं है। तो जीत और हार में किसका रोल है? वैध मतों का रोल है। और इस वैध मतों में अगर मैं बात करूं तो फिर मैं 2 हिस्से करूंगा। एक मैं क्या करूंगा बताइए? विनर। एक क्या बोलूंगा बताओ? विनर। और एक क्या बोलूंगा मैं? लूजर। ये कौन है? हारने वाला। और ये कौन है बताइए? जीतने वाला। हालांकि मैं कुछ और हिस्से भी कर सकता हूं, बट आपके एग्जाम में इतना आता नहीं है, फिर भी मैं आपसे बात करूं तो इतनी सी बात कर लेता हूं। मान लीजिए किसी चुनाव में 5 लोग खड़े हुए, 10 लोग खड़े हुए, तो याद रखिएगा, एक जना जीतता है। और अगर 5 लोग खड़े हुए चुनाव में, तो ध्यान से सुनना, एक जना जीतता है और एक जना हारता है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? 5 खड़े हुए थे तो बाकी जो बच गए 4 उनसे पूछो तो बोलेंगे हारता ही है। हाँ हारते हैं, बट हमारे एग्जाम में, अच्छा चलो, आप टीवी पर क्या सुनते हो? हरि ने मोहन को हरा दिया। कभी ऐसा सुनते हो क्या साहब? आज तो विधानसभा लोकसभा में 20-20, 50-50 लोग खड़े होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं क्या हरि ने 50 लोगों को हरा दिया? अरे नहीं, स्टैंडर्ड यह है कि हार और जीत का फैसला पहले और दूसरे में होता है, नंबर 1 और नंबर 2 में होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वोटर लिस्ट है। कुछ लोग जो घर पे मेंटेन है, कभी नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, जो आएंगे वो वोट डालेंगे, जो डालेंगे वो 2 तरह के वोट होंगे, कुछ वोट जो काउंटिंग में आएंगे, जो नहीं आएंगे
अवैध मत हम बाहर करेंगे, जो बाहर करेंगे उसका कोई रोल नहीं जीत हार में। जो वैलिड है उनमें से किन किन को मिला, जिसको सबसे ज्यादा मिला वो जीतेगा, और जो जीतेगा वो दूसरे वाले को हराएगा। प्रश्नों पर आते हैं। सेशन की आप चिंता मत करो, 5-10 मिनट लगेगा तो लगेगा। किसी चुनाव में अगर मैं देखूं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये था हमारा 46, क्योंकि अपन ने इसके साथ तो शुरू किया था। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने, एक छोटी सी ट्रिक वो सिखानी है बस मेरे को, 2-3 क्वेश्चन ही कराने जिसमें हम आपको सिखा दूंगा, फिर प्रैक्टिस अपन आगे वाले सेशन में करते रहेंगे। अभी तो सीखिएगा जरा, लेकिन ये नहीं सीखा तो फिर आगे वाले में भी कुछ नहीं होगा। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ये वो हैं जो घर पे बने रहे। जीतने वाले को कुल मतों का 60% मिला और वो 60,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी। सरल सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल। ये मत थे 100%, इनके हिस्से हो गए 2। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। तो जो वोट नहीं डले वो कितने हैं? 10%। बताइए। तो मैं कहूंगा कि जो वोट डले वो कितने, बताइए? 90%। बताइए है कि नहीं? तो उसने कहा कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, यह बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, और ये 2 ही शब्द मिलते हैं दुनिया में। ये 2 शब्द हैं जो परेशान कर सकते हैं, ये नहीं करता परेशान। दूसरा वाला एक शब्द अगले क्वेश्चन में आएगा। एक तो होता है जीतने वाले को कुल मतों का, और एक होता है जीतने वाले को शेष मतों का। अगर वो पूरे जीतने वाले को शेष मतों का, जो वोट डालने नहीं आए या अवैध मत है, उनको पहले बाहर निकालो, उसकी बात करो। हम 100 एप्पल बाजार से खरीद के लाए, 100 में से 10 खराब निकल गई, कितनी बची? 90। अब मैं कहूं शेष जो बची ना, उनका 50% इसको दे दो, तो 90 का 50% या आधा दे दो। जबकि मैं कहूं 90 का 50% तो 45 ही होगा। जबकि मैं कहूं 10% खराब होगी, कोई बात नहीं, बट जितनी लाए थे ना बाजार से टोटल, उसका 50%, तो उसका 50% तो 50 होगा, जबकि शेष का 50%, 90 का 50% 45 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीतने वाले को कुल मतों का मिलता है या शेष मतों का मिलता है। अब इधर देखो, जीतने वाले को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। तो आप ये बताइए मेरे को, इसको आप भले रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10% वो है जो 100% में से है। और जो जीतने वाला है विनर है जीतने वाला, वो कितने ले रहा है बताइए? जीतने वाला कितना ले रहा है बताइए? 60%। किसका? इसी का, बेस सेम है। तो आप बताइए मेरे को, 10 तो यहां चले गए, 60 यहां चले गए, तो यहां आपको निकाल लेना चाहिए कि हारने वाला जो है वो कितने वोट लेगा। ये 60 और 10 70 चले गए, तो कितना बचा बताओ? 30%। क्यों? ये कैसे आया? साहब? हारने वाले का वोट वो आया, 100 तो कुल मिलाकर होते हैं, 10 वहां चले गए और 60 यहां चले गए, तो 100 में से 70 चले गए, तो 30% बचे। अब सुनो, 60,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो आप एक बात बताइए, जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला? 60%। हारने वाले को कुल मतों का कितना मिला? 30%। अब जरा देखिए जीत और हार का अंतर। जीत हार का अंतर वो क्या होगा? वो होगा टोटल वोट्स का 30%। क्यों? क्योंकि जीतने वाले को कुल का 60, हारने वाले को कुल का 30, क्योंकि 10% तो खराब हो गया। और ये जो 30% है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जरा देखो। इसकी 60,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। 60,000 मतलब 30% की वैल्यू 60,000, तो 1% के लिए 30 से भाग लगाइए, 30 के दुगना तो 2,000, और 100% के लिए 2 जीरो लगा दीजिए, और 2,000 में 2 जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 लाख। तो मैं कहूंगा कुल मतों की संख्या कितनी है? 2 लाख। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जरा देखिएगा 47। आखिरी 2 सवाल हैं आज के, बस सिर्फ 2 सवाल, 47 और 48 बस। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले को कुल मतों का, अगला क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, उसमें शेष मतों पर आएगा। दोनों कंसेप्ट सिखाने हैं मेरे को। कुल मतों के 48% प्राप्त कर 1200 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो देखो 3 हिस्से हो रहे हैं, 100% टोटल वोट है, 8% ऐसे लोग जो आए नहीं, जो जीता, विनर
उसको क्या मिला बताइए, कुल का बताइए 48%। तो जो हारने वाला है कौन है, लूजर। आप मुझे इतना सा बता दीजिए, हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 टोटल होता है, उसमें से 8 इधर चला गया, 48 इधर चला गया। क्या ये 48 प्लस 8 56 होता है? अगर मैं 56 घटाऊं तो कितना आएगा बताइए, 44%। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। हारने वाले को क्या मिला बताइए, 44%। अब ये तीनों का ग्राफ दिख रहा है साफ साफ, और जीत और हार का अंतर कितना है, 1200 मत। इसको टोटल का 48, इसको टोटल का 44, 48 माइनस 44 क्या होगा बताइए, 4%। और जो 4% है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1200। 1% की वैल्यू क्या है, 4 या 12, 300। 100% की वैल्यू क्या है बताइए, 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी 30,000 मत टोटल होने चाहिए। चुनाव में कितने मत थे, ऑप्शन नंबर 4, 30,000। तो 8% मतदाता आए नहीं, जो आए वो 2 ही लोग थे। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% लिया, तो हारने वाला ये बताएगा नहीं, बट ये बताया कि वो 1200 मतों से जीता। तो जीतने वाला अगर 1200 मतों से जीता तो हारने वाला 1200 मतों से हारा। तो इसको मिला 48 प्लस 8 56, 100 में से 56 घटाओ तो ये, अब ये मिला टोटल का 48, ये मिला टोटल का 44, तो अंतर क्या आएगा, टोटल का 4%। 4% 1200, 1% 300, 100% 30,000। आज का आखिरी सवाल, एक चुनाव में 10% मत अवैध होते हैं, अवैध। जीतने वाले को शेष मतों का 60% मिलता है और वह 3600 मतों से विजयी घोषित होता है। कुल मतों की संख्या बताइए। आप सारे लोग अटेंशन दीजिएगा, मैं बात करूं 10% मत अवैध होते हैं। मैं अगले पेज पर लिख देता हूं ताकि समझा सकूं, बहुत अच्छे से स्पेस चाहिएगा। कुल मिलाकर मत कितने होते हैं, 100%। अब मैं यहां बात करूंगा इनवैलिड। इनवैलिड जो वोट्स हैं, इनवैलिड वोट्स का मतलब क्या है, अवैध मत। अवैध मत यानी ये लोग आए तो थे वोट डालने के लिए, लेकिन इनके वोट काउंटिंग में नहीं माने गए, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की, वो 10% थे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, वैलिड मतलब क्या बताइए, वैध मत। जो वैध मत है वो कितने बच गए बताइए, 90%। अब ये लाइन पर गौर कीजिए, जो सबसे प्यारी लाइन है यहां पर इस सवाल की, 10% मत अवैध होते हैं और जीतने वाले को शेष मतों का 60% मिलता है और वो 3600 मतों से विजयी होता है। तो इधर देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि जीतने वाले को शेष मतों का 60% मिलता है। अब एक बार उस पार्ट को छोड़ दीजिए, इधर आइए। शेष मत, अगर मैं शेष मत की बात करूं तो शेष मत कितने हैं, शेष मत वो हैं, क्या है, जो कुल मतों का 90% है। ऐसा मैंने क्यों कहा कुल मतों का 90% है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुल मतों में से 10% मत तो अवैध हो गए, 10% मत तो अवैध हो गए, जो बचे वो वैलिड वोट है। अब सुनो, वैलिड वोट यानी कि वैध मत, तो वैध मत अपने आप में तो 100% है, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन यही वैध मत कुल मतों का तो 90% है। कुल मतों का तो कितना है, 90%। तो मैं क्या कहूंगा, जो शेष मत है वो कुल मतों का 90% है। अब इसके मैं 2 हिस्से कर देता हूं। 2 हिस्से कौन कौन से, एक तो विनर और दूसरा लूजर, एक जीतने वाला एक हारने वाला। ये जीतने वाले को क्या मिले, शेष मतों का 40%। क्या कहूं बताइए, इसको मिला शेष मतों का 40% और इसे 60%, 60, और इसे क्या मिला, शेष मतों का 40%। क्यों, क्योंकि शेष मत भी तो अपने आप में 100% होंगे। मैं फिर एक कहानी सुनाता हूं क्योंकि जरूरी है। मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, मैंने 20% पैसा किसी को दे दिया, कितना बचा, 80,000। अब सुनो, मैं अगर 2 भाषा यूज करूं, मैं कहूं मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, 20% मैंने किसी को दे दिया, अच्छा 10% मैं ट्रेवलिंग पे खर्च करूंगा, घूमने फिरने में। 10% किसका, 1 लाख का, 10,000 हो गया। और मैं कहूं शेष का 10% खर्च करूंगा, तो सावधान, शेष अब 80,000 है। अब शेष अपने आप में फिर से 100% है और इसको मैं बांट सकता हूं। शेष अलग बात है, टोटल अलग बात है। तो शेष का 60% जीतने वाले को, शेष का 40% हारने वाले को। तो मैं क्या कह सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यही कह सकता हूं, इस शेष को टोटल में कन्वर्ट कर सकता हूं। जरा देखिए,
कितना था ये टोटल का 90% है और शेष का 100% है। तो इस 90 का 60%, अच्छा 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10%, ध्यान से सुनो, 2 मिनट की क्लास और है। 90 का 10% 9, तो 9 को 6 से गुना करो, क्या होगा? 54। तो मैं कहूंगा यहां पर ये लाइन मैं आपसे कह सकता हूं कि यही चीज जो शेष का, ये जो है शेष का जो 60% है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वही क्या है? वही कुल का 54% भी है। बताइए है या नहीं? ये 9 4 36। तो मैं बात करूंगा ये जो शेष टोटल का जो सॉरी शेष का जो 40% है, वो जो टोटल शेष का 40% है, वो कुल का कितना बताइए? वो कुल का कितना बताइए? 9 4 36% है। और आप देख लीजिए, अगर मैं यहां देखूं तो ये 36 और 54 मिलाकर कितना बनता है? 90। तो आप चाहें तो शेष मत थे 90% और इन्हीं को मैं टोटल पर देख सकता हूं, और चाहें तो शेष जो 90 है उससे भी काम चला सकते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी आपको अगले सेशन में और क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, इस 90 को मैं बांट पाया, कैसे बताइए? ये तो W मतलब विनर और L मतलब लूजर। ये 54% और ये 36%, और आप 54 और 36 को जोड़ लो, 90 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या चाहा कि मेरी सारी कैलकुलेशन, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट तो सुनना पड़ेगा। एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपको यही प्रश्न 10 सेकंड में भी होगा, रुकना तो पड़ेगा ना उसके लिए, ध्यान दो। अब यहां पर 54 और 36%, अब ये कितने, 54 और 36 का अंतर कितना होता है? 18। वो 18 का 2 गुना, ये 18 का 3 गुना। जीत और हार का अंतर कितना है? 3600। अब देखो, मैं कहूंगा यहां पर कि ध्यान दीजिएगा सब लोग, जीत और हार का अंतर कितना है? 18%। तो मैं यहां कह सकता हूं, इसी जगह पर ध्यान दीजिएगा, ये 54%, ये 36%, तो मैं कहूंगा जीत हार का अंतर वो कितना है? टोटल वोट्स का 18%, और 18% कितना है? 3600। तो 1% 18 का दुगना करो, 200, तो 100% कितना है? 200 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो कुल मिलाकर मत कितने आगे बताइए? 20,000। 10% वोट अवैध थे, 90% वैध थे। जो वैध थे उसका 60% जीतने वाले को मिला, यानी 90 का 60%, तो 90 का तो 60% है, बट वो टोटल का तो 54% ही है, ये जीतने वाला, ये हारने वाला, और दोनों का अंतर कितना है? 18%। 18% उसने दे रखा है 3600, और 18% 3600 दे रखा है, तो टोटल 18% 3600, 1% 200, और 100% 20,000। आज का आखिरी 1 मिनट, और जल्दी कैसे होगा? बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझिएगा। कुल मत, मैं मान लेता हूं कुल मत x थे, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जो मैं आप बता रहा हूं, क्योंकि मैंने रिमाइंडर थ्योरी का इस्तेमाल यहां भी करना है। आप कैसे कर सकते हो? बोर्ड पे देखा जाए, ये 3600 क्या है? ये 3600 क्या है? ये 3600 जीत और हार का अंतर है, ये जीत और हार का अंतर है। अब देखो, यानी ये हमें मुझे वहां तक पहुंचाना है, एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए, तो 10% को बाहर निकाल दो। अगर 10% को बाहर निकाल दूं तो यानी 1/10, यानी 10 थे मेरे पास टोटल, तो 1 मेरा खराब हो गया, बचे कितने? 9। तो x का 9/10 बचा। बताइए है कि नहीं भाई? जीत और हार का अंतर तो आप ऐसे करोगे ना, जो जो खराब होती जा रही चीजें उसको बाहर निकाल दो। तो 10% मत तो मैंने बाहर निकाल दिया, आउट, बचे 90%, तो ये x का 90% बच गया। अच्छा, जो x का 90% बचा, उसमें से यानी कि शेष क्या है? शेष यही तो है जो मैंने लिखा है, टोटल का 90%, उसमें से 60% किसको मिला? जीतने वाले को। तो हारने वाले को क्या मिला होगा? 40%। लेकिन ये तो 3600 क्या, जीत और हार का अंतर। तो आप एक बात बताइए, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, और इन दोनों का अंतर कितना? 20%। किसका? इसका, शेष का। और 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। तो इसका 1/5 कितना है? वो 3600 है। ये तो टोटल वोट, और ये क्या है साहब? ये वैध मत, क्योंकि 10% बाहर निकाल दिया। और ये क्या है? वैध मत का 20%, क्योंकि जीत और हार का अंतर ही तो 3600 है। वैध मतों का 60% जीतने वाले को, वैध मतों का 40% हारने वाले को, 60-40 का अंतर 20%, ये जीत और हार का अंतर है। और जीत का हार का अंतर कितना? 20%, और 20% 1/5, ये 3600। ये सेट हो गया पूरा अच्छे से।
अब अगर मैं बात करूं, ऊपर की ऊपर 9 से 4 बार काट सकता हूं, बताइए है कि नहीं। और x की वैल्यू निकालने के लिए 400 तो वहीं रहने दो, और ये 10 मल्टीप्लाई 5 को उधर मल्टीप्लाई करो, 5 4 कितना होता है 20, और आगे 3 जीरो है 20,000, और हमारा आंसर क्या आ रहा था सब, यही तो आ रहा था 20,000। तो आप चाहें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बिना कुछ किए यहां पर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन में मजा आया होगा। आप प्लीज इस सेशन को तुरंत लाइक कीजिए अभी का अभी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको कितना मजा आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक जरूरी बात, आपको पता है ना, इसी चैनल पे डेली 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलती है, वहां भी मिशन 30 में से 30 है, क्लास अटेंड करना मत भूलिए। जब आपका पेपर होगा तो आप देखेंगे कि आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चंस इन्हीं क्लासेस से निकल कर आए। पेपर आउट नहीं हुआ, लेकिन पैटर्न कोई मैं छोड़ूंगा नहीं, तो फिर कैसे कुछ नया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।